इस देश में लोगों को स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है और खास तौर से अगर वो स्टोरी एक लव स्टोरी हो तब तो मजा और भी बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की लव स्टोरी सुनाता हूँ, आशा भोसले और आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा की लव स्टोरी। थंबनेल पढ़कर आप इतना तो जान ही गए होंगे कि आशा भोसले ने बड़ी बेरहमी से पंचम दा का दिल तोड़ दिया था। आशा भोसले ने इतनी बेरहमी से पंचम दा का दिल क्यों तोड़ा, और अगर तोड़ा तो फिर पंचम दा के साथ ही शादी क्यों कर ली, कैसे कर ली, और फिर पंचम दा की माँ कैसे इस लव स्टोरी की सबसे बड़ी विलन बन गई। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मेरा नाम है शरद, आप देख रहे हैं केबीके यानी किस्से बॉलीवुड के, जहां मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू कराता हूं। आशा भोसले और पंचम दा की पहली मुलाकात सन 1956 में हुई थी। उस वक्त आशा भोसले बॉलीवुड में एक सिंगर के तौर पर बड़ा नाम बन चुकी थी और पंचम तब म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन के टीनेजर बेटे थे। पंचम की उम्र तब 17 साल की थी और आशा भोसले की उम्र 23 साल की, यानी कि आशा पंचम से 6 साल बड़ी थी। इन दोनों की मुलाकात स्टूडियो में हुई। दरअसल पंचम एस.डी. बर्मन के साथ 16-17 साल की उम्र से ही स्टूडियो आने जाने लगी थी। एक दिन स्टूडियो गए थे कि उसी स्टूडियो में आशा भोसले की रिकॉर्डिंग चल रही थी। वहीं पर पंचम ने पहली बार आशा को देखा था। उस वक्त पंचम आशा के फैन हुआ करते थे और पंचम ने आशा से अपनी पहली मुलाकात में ऑटोग्राफ मांगा था। उसी दिन पहली बार आशा ने भी एक दुबले पतले से मोटे लेंस का चश्मा लगाए पंचम को पहली बार देखा था। उसके बाद इन दोनों में तकरीबन 10 सालों तक कोई बातचीत नहीं हुई, कोई पर्सनल कांटेक्ट ही नहीं हुआ। फिर 1966 में जब पंचम म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर फिल्म तीसरी मंजिल से अपना डेब्यू कर रही थी, तीसरी मंजिल में पहली बार एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी, तब उन्होंने पहली बार एक म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर आशा से कांटेक्ट किया, क्योंकि वो आशा से फिल्म तीसरी मंजिल का वो गाना गवाने वाली थी, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ये वाला। अब तक आशा भोसले और पंचम दा इन दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ घट चुका था। आशा भोसले की जिंदगी में भी बहुत कुछ घट चुका था। आशा भोसले की शादी हो चुकी थी और टूट भी चुकी थी। आशा भोसले की पहली शादी हुई थी गणपति राव भोसले से। आशा भोसले ने किस तरीके से अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के पर्सनल सेक्रेटरी गणपति राव भोसले, जो कि आशा भोसले से तकरीबन 15-16 साल बड़े थे, उनसे किस तरीके से शादी की, फिर किस तरीके से शादी के बाद गणपति राव भोसले और आशा भोसले के रिश्ते खराब हो गए, बिगड़ते चले गए, किस तरीके से गणपति राव भोसले आशा भोसले को टॉर्चर किया करते थे, और फिर किस तरीके से गणपति राव भोसले ने आशा भोसले को घर से निकाल दिया, किस तरीके से इन दोनों का रिश्ता टूटा। अगर आपको ये पूरी कहानी जाननी हो तो इस कहानी पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आशा की अब तक शादी हो गई थी और शादी टूट भी चुकी थी। यही हाल पंचम का भी था। पंचम की भी शादी हो चुकी थी रीटा पटेल के साथ। पंचम एक बार किसी काम से दार्जिलिंग गए हुए थे, वहीं पर रीटा अपने दोस्तों के साथ घूमने आई हुई थी। रीटा तब पंचम की फैन हुआ करती थी। रीटा ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी कि वो पंचम को डेट करेंगी। रीटा ने पंचम को डेट किया, दोनों की डेटिंग शुरू हुई। डेटिंग में बात शादी तक पहुंच गई और पंचम ने रीटा से शादी कर ली। हालांकि ये शादी ज्यादा टिक नहीं पाई, धीरे धीरे दोनों में मनमुटाव होने लगे और फिर रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर एक दिन पंचम ने रीटा से रिश्ता तोड़ लिया। रीटा से अलग होने के बाद ही पंचम ने फिल्म परिचय का ये गाना मुसाफिर हूँ यारो, इसकी धुन बनाई थी। तीसरी मंजिल का ये गाना पंचम ने आशा से गवाया। गाना खूब हिट हुआ और साथ ही साथ हिट हुए पंचम। तीसरी मंजिल के बाद पंचम बॉलीवुड में एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर बड़ा नाम बन गए। साथ ही पंचम और आशा की जोड़ी भी खूब हिट हुई। तीसरी मंजिल के बाद पंचम को लगातार एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी, खूब काम मिलने लगा और पंचम तकरीबन अपनी हर फिल्म में एक ना एक गाना आशा से जरूर गवाते थे। तय था, ये पंचम का दस्तूर था। और चूंकि पंचम और आशा की ये जोड़ी खूब हिट थी, इसलिए फिल्म मेकर्स को भी इससे कोई एतराज नहीं था, बल्कि वो पंचम से कहते ही थे कि एक ना एक गाना आशा भोसले से जरूर गवा लेना, तुम दोनों की जोड़ी हिट की गारंटी है। पंचम और आशा की जोड़ी हिट की गारंटी हो गई थी।
इसी वजह से पंचम और आशा एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिता रहे थे, काफी समय बिता रहे थे। और जब एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिता रहे थे तो एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। और आपको तो पता है, आपको प्यार किसी से तभी होता है जब आप उसके बारे में खूब जान लीजिए, जब आप उसको पूरी तरह से अच्छे से समझ लीजिए, तभी आपको किसी से प्यार होता है। सच्चे प्यार के लिए सामने वाले को अच्छी तरीके से समझना, पूरी तरीके से जानना बहुत जरूरी है, जो कि पंचम और आशा कर रहे थे। और ये वो कोई जानबूझ के नहीं कर रहे थे। म्यूजिक, संगीत इन दोनों को पास ला रहा था, इन दोनों को करीब ला रहा था। धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की वजह से, एक दूसरे को जानने की वजह से इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा। पंचम और आशा एक दूसरे के करीब आने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन पंचम ने तय कर लिया कि वो आशा से अपने दिल की बात कहेंगे। पंचम ने आशा को एक दिन शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उन्होंने आशा से कहा कि वो आशा से बहुत प्यार करते हैं और आशा से शादी करना चाहते हैं, लेकिन आशा ने मना कर दिया। आशा ने बेरहमी से पंचम का दिल तोड़ दिया। उफ, एक बार भी आशा ने पंचम की भावनाओं का ख्याल नहीं किया, पंचम की फीलिंग्स का ख्याल नहीं किया। इस तरह से बेरहमी से पंचम का प्रस्ताव ठुकरा दिया। दरअसल आशा के पास भी अपना एक वैलिड रीजन था। गणपतिराव भोसले के साथ हुई अपनी शादी को आशा अब तक भुला नहीं पाई थी। गणपतिराव भोसले के साथ की शादीशुदा जिंदगी की उनकी कड़वी यादें, डरावनी यादें, वो कसैली यादें आज भी आशा को हॉन्ट करती थी। इस वजह से आशा को शादी से डर हो गया था। आशा के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि शादी के पहले सब कुछ ठीक लगता है, सब कुछ अच्छा होता है, शादी के बाद सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। क्योंकि गणपतिराव भोसले के साथ भी शादी के पहले आशा का रिश्ता बिल्कुल अच्छा था, बहुत अच्छा था। लगा था शादी के बाद गजब हो जाएगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन शादी के बाद सब खराब हो गया, सब बिगड़ गया, तबाही आ गई। इसीलिए आशा के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि शादी के पहले सब कुछ ठीक होता है, लेकिन शादी के बाद सब बिगड़ जाता है। पंचम के साथ भी यही होगा। शादी के पहले अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन शादी के बाद गणपतिराव भोसले जैसा ही हाल होगा। इसीलिए आशा ने पंचम को शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने सीधे कह दिया कि हाँ, पसंद मैं भी तुम्हें करती हूँ, प्यार मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन शादी नहीं करूंगी, यही वजह है। पंचम ने आशा को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो गणपतिराव भोसले की तरह नहीं है, आशा की ये शादी उनकी पिछली शादी की तरह नहीं होगी, लेकिन आशा को यकीन नहीं था। अब पंचम क्या करते? पंचम भी किसी सफेद आशिक की तरह तो थे नहीं कि जबरदस्ती करने लगे। अगर आशा ने उनसे शादी नहीं की तो फिर वो आशा से बदला लेने पर उधार हो जाए, ऐसा नहीं था। पंचम और आशा के इस रिश्ते में रियल वाला लव था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। पंचम इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे थे कि आशा भी उनसे बहुत प्यार करती है, आशा उनसे शादी भी करना चाहती है, लेकिन अपनी पिछली शादी के कड़वे एक्सपीरियंस की वजह से वो डर रही हैं, शादी करने में डर रही हैं, शादी करने की हिम्मत नहीं आ रही है उनमें। इसीलिए पंचम ने यह तय कर लिया कि कोई बात नहीं, अगर आशा को उनसे शादी नहीं करनी तो ना सही, इससे उनके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंचम के दिल में आशा के लिए जो प्यार है वो शादी का मोहताज नहीं। पंचम ने तय कर लिया कि आशा के साथ वो शादी की जबरदस्ती नहीं करेंगे, आशा के साथ उनका रिश्ता इसी तरह से चलता रहेगा, इस रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सच में पंचम और आशा का रिश्ता इस बात के बाद भी बिल्कुल वैसे ही चलता रहा जैसा इस बात के पहले चल रहा था। पंचम को अब भी लगातार खूब फिल्म मिल रही थी, खूब काम मिल रहा था, और पंचम अपनी हर फिल्म में तकरीबन एक ना एक गाना आशा से गवा ही रहे थे। धीरे धीरे करके 6 साल गुजर गए, 6 साल का वक्त। इस बीच पंचम बीच बीच में कोशिशें भी किया करते थे आशा को शादी के लिए कन्विंस करने में। कहा जाता है कि आशा भोसले की बड़ी बहन लता मंगेशकर भी आशा भोसले को कभी कभी समझाती थी पंचम और अपने रिश्ते पर ध्यान देने के लिए। इन 6 सालों में पंचम और आशा ने एक दूसरे के साथ और ज्यादा वक्त बिताया। मतलब समझिए एक रिलेशनशिप को कितना टाइम दे रहे थे ये दोनों। धीरे धीरे आशा भोसले को भी ये यकीन होने लगा था कि पंचम गणपतिराव भोसले की तरह नहीं है, और पंचम के साथ उनकी शादी गणपतिराव भोसले के साथ उनकी शादी से अलग होगी। एक रात आशा ने अपने और पंचम के इस रिश्ते पर बहुत सोचा, शुरुआत से लेकर अभी तक सोचा और एक डिसीजन लिया। अगली सुबह आशा जब स्टूडियो पहुंची, देखा तो पंचम वहां नहीं थे, आशा के सामने ही आई। पंचम ने देखा आशा उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रही, पंचम ही मुस्कुरा दिए। पंचम के हाथ में एक कॉपी थी, उसमें कुछ धुनें लिखी थी, कुछ गाने लिखे थे, उन्हीं को देख रहे थे। अचानक आशा ने कहा, बब्स। अब आप कहेंगे बब्स, बब्स कौन? दरअसल आशा पंचम को प्यार से बब्स कहकर बुलाती थी। आशा ने कहा, बब्स,
मुझे माँ जी से कब मिलाने ले चल रहे हो? पंचम गाने देख रहे थे, उन्होंने गाना देखते हुए कहा, माँ जी से? मेरी माँ? उनसे तुम्हें क्यों मिलना है? उनसे मिलकर क्या करोगी? आशा ने कहा, क्योंकि शादी के बाद मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहना है। तो शादी के पहले एक बार माँ जी से मिलवाओगे ना, या शादी के बाद सीधा दुल्हन के जोड़े में मिलवाओगे? पंचम पन्ने पलट रहे थे कि उनका हाथ रुक गया। उन्होंने हैरानी से आशा की ओर देखा आशा मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए आशा ने कहा, क्यों, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? कमाल है, अब तक तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, मैं नहीं करना चाहती थी। अब जब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ तो तुम नहीं करना चाहते। पंचम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार 6 साल बाद उनकी मेहनत रंग लाई, उनकी कोशिश रंग लाई, उनका पेशेंस काम आया और आशा शादी के लिए राजी हो गई थी। वाह! अब आपको लग रहा होगा, चलो आखिरकार इन दोनों की लव स्टोरी में अब सब कुछ ठीक हो गया, पंचम भी राजी, आशा भी राजी, लेकिन माँ जी नहीं है राजी। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हर प्रेम कहानी में प्यार के दो पंछियों की सिवा एक प्यार का दुश्मन बहेलिया भी जरूर होता है। पंचम और आशा की इस प्रेम कहानी में भी इन दोनों प्यार करने वालों के सिवा एक प्यार का दुश्मन भी मौजूद था, और वो दुश्मन और कोई नहीं, खुद पंचम की माँ थी। पंचम की माँ पंचम और आशा के इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। वो आशा को जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पंचम की शादी आशा से हो। पंचम को इस बारे में मालूम नहीं था कि उनकी माँ ये नहीं चाहती कि उनकी शादी आशा से हो, क्योंकि जब 6 साल पहले आशा ने पंचम से शादी करने के लिए खुद मना कर दिया था तो उनकी माँ को लगा था कि चलो अच्छी बात है, आशा ने शादी के लिए खुद ब खुद मना कर दिया। लेकिन जब उस शाम पंचम ने आकर उन्हें यह बताया कि आशा शादी के लिए राजी हो गई है और कल वो आशा को घर लाने वाले हैं उनसे मिलाने के लिए, तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, भड़क उठी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी शादी आशा से नहीं हो सकती। पंचम चौंक गए, उन्हें तो इस बात की कल्पना भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो मालूम ही नहीं था। उन्होंने कहा, क्या, ये क्या कह रही हैं आप? पंचम की माँ ने कहा, वही जो तुम सुन रहे हो, तुम्हारी शादी आशा से नहीं हो सकती। पंचम ने कहा, लेकिन क्यों? पंचम की माँ ने कहा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं। पंचम ने कहा, क्यों? पंचम की माँ के मुताबिक 2 बातें थी। पहली बात, आशा पंचम से ज्यादा उम्र की थी, पुराना जमाना था, पुराने जमाने में शादी में लड़के की उम्र लड़की की उम्र से ज्यादा ही होती थी, और आशा पंचम से 6 साल बड़ी थी। दूसरी बात, आशा की एक शादी टूट चुकी थी, गणपतराव भोसले के साथ आशा की जो शादी हुई थी वो टूट चुकी थी। इसलिए पंचम की माँ को लगता था कि अगर आशा एक शादी नहीं संभाल पाई तो फिर पंचम के साथ दूसरी शादी भी नहीं संभाल पाएंगी। जो एक नहीं संभाल सकता वो दूसरी भी नहीं संभाल सकता, इसलिए पंचम के साथ उनका रिश्ता चलेगा नहीं। लेकिन पंचम ऐसा नहीं मानते थे। पंचम के मुताबिक उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आशा उम्र में उनसे बड़ी हैं या छोटी। अगर वो उम्र में उनसे 6 साल बड़ी हैं तो भी कोई बात नहीं, 6 साल छोटी होती तो भी कोई बात नहीं होती। दूसरा, गणपतराव भोसले के साथ उनका रिश्ता, तो उस रिश्ते के टूटने में गणपतराव भोसले की गलती थी। आशा ने उस शादी को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन गणपतराव भोसले ही नहीं चाहते थे तो क्या कर सकती थी। इसलिए पंचम को इन दोनों बातों से ही कोई फर्क नहीं पड़ता था। पंचम की माँ ने पंचम को डांटते हुए गुस्से में कहा, पंचम तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम आशा से शादी नहीं करोगे। पंचम ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं ऐसा ही करूंगा, शादी मुझे करनी है, आपको नहीं। मैं आशा से ही शादी करूंगा, चाहे आपको मंजूर हो या ना मंजूर हो। ऐसा कहकर पंचम जाने लगी। तभी पंचम की माँ ने अपना तोप का इक्का खेला, ऐसी गुगली फेंकी कि पंचम क्लीन बोल्ड हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है पंचम, फिर तुम अपनी मनमानी कर लो, लेकिन इतना याद रखो, अगर तुम आशा को बहू बनाकर इस घर में लाओगे तो मेरा मारा मुंह देखोगे। पंचम ठिठक गए। पीछे मुड़कर उन्होंने अपनी माँ को हैरानी से देखा। पंचम की माँ पंचम के पास आई और उन्होंने पंचम से कहा, याद रखना पंचम, अगर तुमने आशा से शादी की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आशा और तुम मेरी लाश पर ही शादी करोगे। अब फैसला तुम्हें करना है, या तो तुम आशा से शादी कर लो या फिर मेरा माँ मुंह देखना। और ऐसा कहकर चली गई। अब पंचम क्या करें? पंचम आशा से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन ये भी नहीं चाहते थे कि वो आशा से शादी करें और उनकी माँ सुसाइड कर ले। क्या करें समझ नहीं आ रहा था, बड़ी उधेड़-बुन में फंस गए। उसी वक्त आशा को फोन किया और आशा को होटल में मिलने के लिए बुलाया। आशा पंचम के बेवक्त फोन से ही समझ गई कि लगता है कुछ तो गड़बड़ है। पंचम बहुत परेशान लग रहे हैं। होटल में पंचम ने आशा को सारी बात बताई। झटका लगना तो स्वाभाविक था। इतने वक्त के बाद लाइफ में फिर से एक बार नई होप्स दिखनी शुरू हुई थी और वो आने के पहले ही वापस चली गई। लेकिन आशा जानती थी कि पंचम अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और वो ये हरगिज नहीं चाहती थी कि उनके प्यार की वजह से पंचम और उनकी माँ का रिश्ता खराब हो जाए।
इसलिए पंचम और आशा ने मिलकर यह तय किया कि वो इस शर्त पर शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। इस शर्त पर शादी नहीं करेंगे कि वो एक तरफ शादी करें और दूसरी तरफ पंचम की माँ सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। इस शर्त पर शादी नहीं करेंगे, चाहे नहीं करेंगे, लेकिन इस शर्त पर शादी नहीं करेंगे। पंचम और आशा ने तय कर लिया कि अब अपने रिश्ते को वक्त के हाल पर छोड़ दो, जो भी होगा देखा जाएगा, नहीं होगी तो ना सही, एक दूसरे से प्यार तो करते ही हैं, हम दोनों के लिए बस इतना ही काफी है। 3-4 साल का वक्त और गुजर गया। सोचिए कितने साल से सिलसिला चलता आ रहा है, कितने साल पहले शुरू हुआ था, अब कितने साल बीत गए, 3-4 साल और बीत गए। पंचम और आशा ने अब शादी की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन फिर कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें बंद हो जाती हैं, जब आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब एक उम्मीद का दिया आपको दिख जाता है, एक उम्मीद की किरण आपको दिख जाती है। पंचम के पिता एच.डी. बर्मन की मौत, पंचम के पिता एच.डी. बर्मन की मौत हो जाती है। पंचम के लिए बड़ी दुख की बात थी, लेकिन उनकी माँ तो इस दुख से उबर ही नहीं पाई, वो सदमे में चली गई। उनको ऐसा सदमा लग गया कि वो कुछ मेंटल सी हो गई, पागल सी हो गई, किसी को पहचानना ही बंद कर दिया, सब कुछ भूल गई, याददाश्त चली गई, खुद पंचम को भूल गई, पंचम को ही नहीं पहचान रही थी। पंचम ने उन्हें देश के नामी गिरामी डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टर्स ने पंचम से बस इतना कहा कि अब इनके जीने के ज़्यादा दिन है नहीं इस दुनिया में, ज़्यादा दिन जिएंगी नहीं, जितने दिन जिएंगी इसी हाल में जिएंगी, ठीक नहीं होंगी, ऐसे ही रहेंगी। पंचम के लिए एच.डी. बर्मन के साथ साथ ये भी एक बहुत दुख की खबर थी, लेकिन एक खुशी की बात भी थी। अब पंचम आशा से शादी कर सकती थी, क्योंकि जब पंचम की माँ सब कुछ भूल चुकी हैं, उन्हें पंचम ही याद नहीं तो उन्हें आशा भी नहीं याद होंगी, और अगर आशा ही नहीं याद हुई तो आशा से वो कितनी नफरत करती थी, कैसे नफरत करती थी, क्यों नफरत करती थी, ये भी नहीं याद होगा। इसलिए अब पंचम की माँ का कोई टेंशन ही नहीं है। इसलिए पंचम ने तय किया कि ये सही मौका है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। उन्होंने आशा से इस बारे में बात की। आशा को शुरुआत में लग रहा था कि क्या ये ठीक है, कहीं ये कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन पंचम ने उन्हें मना लिया। आखिरकार 1980 में पंचम और आशा ने शादी कर ली। सोचिए कितने साल बाद, 1966 से सिलसिला चल रहा है, 1980 आ गया, 14 साल का टाइम। शादी के बाद आशा पंचम के साथ पंचम के घर में ही रहने लगी, और उसके बाद तो पंचम और आशा ने एक दूसरे की जिंदगी में बस रंग ही रंग भर दिए। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी चलने लगी, दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगी।